नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री रश्मि गोलिया से। रश्मि गोलिया ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की है। रंगमंच के साथ टीवी और फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए हैं। अगर बात करें इनके शोज की तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल, मन में है विश्वास में अहम किरदार निभाए हैं। अगर टीवी सीरियल्स की बात करें तो दिया और बाती में भी अहम किरदार में नजर आई हैं। तो सुनी यार ट्राई मत मार, यह है आशिकी, रक्त में भी अहम भूमिका निभाई है। और क्राइम शो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मन में है विश्वास है, क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया से तमाम क्राइम शोज में अहम किरदार में डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आई हैं। तो अभी हाल ही में आशुतोष राणा के साथ रश्मि गोलिया ने एक फिल्म की है और इसमें एक इंपॉर्टेंट किरदार में, बहुत जल्द जब ये रिलीज होगी फिल्म, इसमें आप देखेंगे इनको एक इंपॉर्टेंट किरदार में। तो बिग मैजिक के रियलिटी शो बिग मैम साहब में टाइटल विनर भी रही हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं रश्मि गोलिया। इनके इंस्टाग्राम में तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसके लिए इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा रश्मि गोलिया सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर भी हैं। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, जो नए ट्रेनर्स होते हैं, उनको ट्रेन कर चुकी हैं। और तमाम तरह की इसमें जो सॉफ्ट स्किल किस तरह से उनके अंदर एक होना चाहिए, इसको पर्सनल डेवलपमेंट की तरह भी ले सकते हैं। और हम डिटेल में जानेंगे जब हम उनसे बातचीत करेंगे कि सॉफ्ट स्किल में वो किस तरह से आईएएस आईपीएस को ट्रेन कर चुके हैं। कई बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों को भी वो ट्रेन कर चुके हैं। हम जानेंगे कि क्या कुछ इसमें होता है। और इसके अलावा आपको बताते, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ज़्यादातर तस्वीरों में रश्मि गोलिया साड़ी में नजर आ रही हैं, साड़ी में नजर आ रही हैं, क्योंकि वो साड़ी लवर भी हैं। और कई प्रमोशनल एक्टिविटीज साड़ी को लेकर जो कार्यक्रम हुए उसमें शामिल हो चुकी हैं, उसमें शिरकत हो चुकी है। इसके अलावा क्लासिकल डांसर भी हैं, क्लासिकल डांस में ग्रेजुएट भी हुई हैं और राइफल शूटिंग इनका शौक है। और इसमें किस तरह की राइफल इन्होंने चलाई है और कब से इनको ये शौक रहा है, क्योंकि ये वो शौक है अक्सर जो महिलाएं होती हैं अक्सर कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है, शौक है। और इसको भी हम जानेंगे कि किस तरह से इसमें वो आगे बढ़ी हैं और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश डीजीपी की तरफ से सम्मानित भी हुई हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि कैसे इनके अभिनय के क्षेत्र में जाना हुआ, कैसे एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही हैं और किस तरह से सोशल मीडिया में इनके 1.5 लाख फॉलोअर्स पहुंचे, लगातार इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह के वीडियोस ये अपलोड करती हैं। तमाम चीज़ों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ है अभिनेत्री, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर रश्मि गोलिया जी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। रश्मि जी, इतनी सारी आपके अंदर खूबी है, इतनी सारी खूबी सब एक साथ आई या धीरे धीरे आगे बढ़ती गई? क्योंकि जनता जानना चाहेगी, दर्शक जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और आप क्या बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे? क्योंकि सोशल मीडिया तो धीरे धीरे अभी हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुरुआत में क्या आप, क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड में भी थी, आप किस फील्ड में आप जाना चाहते थे आप शुरुआत से? आप जी इस बात का आंसर एक बहुत अच्छी छोटी सी कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन से पेरेंट्स को समझ में तो आ गया था। जब केजी 1 में उन्हें फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करवाया, छोटी सी बच्ची को लहंगा वहंगा पहना के, तो जो मैं अवार्ड इनाम लेकर के आई स्कूल में, तो वो समझ गए थे कि भैया इसका झुकाव इन्हीं सब चीजों की तरफ ज्यादा है। क्या उम्र होगी इस वक्त आपकी? केजी 1 में जो 4 साल के होते हैं हम अच्छा, लोग, तो वो मेरी शुरुआत हुई थी। और अब फैंसी ड्रेस नहीं, लेकिन ये बाकी की सारी चीजें हैं, तो मैं बोलूं कि शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जैसे बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में डालते हैं, तो डांसिंग में डाला। डांसिंग से धीरे धीरे एक्टिंग का शौक चढ़ गया कॉलेज डेज में। तो स्कूल कॉलेज से करते करते फिर ब्रेक हुआ, फिर दोबारा मौका मिला, फिर दोबारा से इस फील्ड में आए। तो शौक, जैसे मैं ये कहूंगी कि हर इंसान का कुछ ना कुछ एक शौक होता है। कोई पढ़ाई की तरफ ज्यादा उसका इंक्लिनेशन होता है, किसी का आर्ट एंड कल्चर की तरफ होता है, कोई राइटर होता है। तो मेरा शुरू से जो हम बोलेंगे ना, एक नाच गाना डांस म्यूजिक इस तरफ थोड़ा ज्यादा था, और एक्टिंग भी कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती हो ही जाती है। बीइंग अ क्लासिकल कथक डांसर, तो उसमें भी आपको जो एक्सप्रेशंस देने होते थे, भाव भंगिमाएं जो आपकी रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिंग से काफी रिलेट करते करते वो धीरे धीरे उसमें भी मेरा वो हो गया जी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई जो आज तक चली जा रही है। अच्छा, फिर आपका एक और सवाल था इसी में कि आपने क्या कभी कुछ सोचा था? मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। जैसे हर बच्चा बोलता है अपने पेरेंट्स को कि आज पायलट बनूंगा, मैं कभी बोलती थी एयर होस्टेस बनूंगी, क्योंकि एक और कंपटीशन हो रहा था कॉलोनी में, ऐसे ही जो जन्माष्टमी न्यू ईयर के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें मैं एयर होस्टेस बन के चली गई। तो बड़ा अच्छा, वो न्यूज रीडर्स को मैं देखती थी कि कैसे वो टॉप नॉट हेयर स्टाइल बनाते हैं,
और साड़ी कैसे पहनते हैं, तो खुद ही तैयार होकर के तो वहां भी इनाम जीत के ले आई। तो मुझे लगा कि मैं तो एयर होस्टेस भी बन सकती हूँ, फिर कभी लगता था मैं ये कर सकती हूँ, मुझे वो बनना चाहिए। तो ऐसा मैं कभी बहुत ज्यादा मैंने एम्बिशंस अपनी बना के नहीं रखी, और वो मैंने आज भी नहीं बनाई है। मतलब मैं युवाओं को बोलूंगी कि हाँ, एम और टारगेट रखती हूँ कि जो करना है, लेकिन बहुत आगे का ऐसे एम्बिशियस नहीं हूँ कि मैं बहुत प्लानिंग करके कि मुझे ये बनना था। मतलब ज्यादा बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर। अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके ऊपर आप पॉजिटिव तरीके से काम करें, लेकिन रास्ते खुलते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप शुरुआत करते हैं, एक तरफ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल, तो बस ऐसे ही शुरुआत। बिल्कुल रश्मि जी, सवाल तो बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसका हम दुरुस्त कर देते हैं। जब तक मैं दर्शकों को आपके बारे में और बता देता हूँ कि तस्वीर आप देख रहे हैं और रूबरू भी आप हो चुके हैं रश्मि गोलिया जी से। सिर्फ एक खूबी नहीं, कई खूबियां इनके अंदर है। एक्ट्रेस भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कथक में ग्रेजुएट भी हैं और शूटर भी हैं। आपने इनकी तस्वीर देखी है राइफल चलाते हुए, और सारी लवर तो है ही इनकी। अक्सर जो आप तस्वीर देख रहे हैं साड़ियों में देख रहे हैं, और हैंडलूम को भी ये प्रमोट करती हैं, और तमाम तरह की खूबियां इसी को लेकर हम सवाल जवाब करेंगे। जी रश्मि, जैसे आपने कहा कि शुरुआत आपने KG1 से ही कर ली थी, आपने KG1 KG2 से आपने कर ली थी, और उस वक्त आपके अंदर एक इच्छा थी, लेकिन उसके बाद माता पिता का कुछ प्रेशर ज़रूर रहता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी ये बने। कुछ उनकी कोई इच्छा थी कि आप ये करें, डॉक्टर बने या एजुकेशन फील्ड में जाओ, उनकी क्या इच्छा थी? और आप जब थोड़ी बड़ी हुई, जब आपको लगा, क्योंकि बचपन में अक्सर हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, पुलिस वालों को देखते हैं पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन कब आपने डिसाइड किया, कौन सी उम्र में आपने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? और माता पिता की क्या इच्छाएं थी आपको लेकर कि क्या बनाना चाहते थे वो आपको? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। अगर क्योंकि मैं घर पे सबको बता के आई हूँ कि चैनल ढूंढ लेना और सब देखना, मैं लाइव रहूंगी। अगर वो देख रहे होंगे तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपने पेरेंट्स को बता ही देती हूँ, और ये घर की बात भी बता देती हूँ। मेरे पेरेंट्स आज भी खुश नहीं होते हैं। मेरे पापा को आज भी लगता है, जब मैं पुलिस ऑफिसर्स को पढ़ाती हूँ, मैं बताऊंगी मेरी क्लास में सारे DSPs बैठे थे पूरे MP के। तुम खुद DSP बन सकती थी, तुम खुद IAS बन सकती थी। फिर मैं बोलूंगी कि आज जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रशासन अकेडमी में लेक्चर लेके आई हूँ, आज पूरे MBBS डॉक्टर थे सारे, तुम खुद डॉक्टर बन सकती थी। तो मतलब पेरेंट्स को तो हमेशा लगता है, जब मैं बड़ी हो रही थी कि मैं पढ़ाई में एवरेज थी, 60-70 तो मेरा लास्ट था, कभी किसी क्लास में आया होगा, अदरवाइज 65-66 ऐसे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, खासकर लड़कियों के लिए 70% ये एवरेज होता है, और लड़कों के लोग के लिए 70% बड़ा अच्छा होता है। नहीं, आज तो नहीं, आजकल नहीं बोल सकते, सबके 90% आते, तो उसमें मैं जब बताती हूँ तो मुझे शर्म आती है। खैर, आई एम हैप्पी, लेकिन मैं कभी भी बहुत ज्यादा बहुत स्टूडियस नहीं रही हूँ बिकॉज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मैं हमेशा तो स्टेज पे और हमेशा कोई ना कोई तैयारी, डांस की प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। इवन मैं कोरियोग्राफर भी बहुत कम उम्र में बन गई थी, तो बहुत से बच्चों को बहुत कुछ सिखाती रहती थी, करवाती रहती थी। तो कहीं ना कहीं अब आप डाइवर्ट होते ही हैं, और थोड़ा इतना था नहीं, लेकिन पेरेंट्स तब भी बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अब मेरी सिस्टर PhD कर रही है, तो बोलते हैं चलो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तुम भी PhD तो कर लो, डॉक्टर तो लगवा ही लो अपने नाम। कितना कुछ कर लिया मैंने, लेकिन डॉक्टर नहीं बनी तुम। वो आज भी पेरेंट्स से सुनने को मिलता है। तो हर पेरेंट्स को जैसा लगता है ना, बच्चे देखिए पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। हम आज की बात करें तो आज मैं भी अपने बेटे को, मेरे बेटे ने बोला मुझे मॉडल बनना है। अरे तू 98% लेके आता है, कहाँ लगा है मॉडल? तू पहले कुछ पढ़ाई अच्छी कर ले, कुछ बन जा। तो वो जो एक हमारा माइंडसेट है, इंडियन पेरेंट्स मेंटालिटी है, तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि आज मैं उस पोजीशन पे हूं तो आज मुझे भी समझ में आ रहा है एज अ पेरेंट। तो हम शायद बच्चे की बेहतरी के लिए सोचते, तो उनको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रास्ते सब जगह खुलते हैं, सभी जगह सक्सेसफुल रहते हैं बच्चे। तो जाने देना। क्या डिसाइड किया था कि मुझे किस फील्ड में आगे जाना, कब आपने डिसाइड कर लिया था? मेरे जो एक्चुअली कोर्सेज चल रहे थे वो मेरे थे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए, और मेरा जॉब लगने भी वाला था उसी टाइप का। लेकिन उसी बीच में जब तक मैं कर रही थी PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही थी तो वहीं पर ही मेरी जॉब लग गई। तो वो दिन है जब मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो वो जो रिस्पेक्ट मिली ना कॉरिडोर में, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैंने कहा ये तो बढ़िया जॉब है, यहाँ पर तो बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, और ये मुझसे 2 साल ही तो छोटे हैं, मगर यहाँ तो सब बढ़िया मैम मैम करके। तो वो उस टाइम पे आप 22-23 साल में वो जो एक रिस्पेक्ट और पढ़ाने का वो जो कंफर्ट जोन होता है एक टीचर का, कॉलेज में भी, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई फेल इन लव विद माय जॉब। मतलब मैं बाय चांस पहुंची, बाय चॉइस नहीं। मैं चॉइस से कभी भी टीचर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन देखिए फिर मैंने उसको कॉलेज में 14
इयर्स पढ़ाने के बाद में चेंज किया पैटर्न। तो अब मैं सॉफ्ट स्किल कॉलेज ट्रेनिंग में आपने 14 साल पढ़ा, आपने क्या पढ़ाया था? मैं पहले एचआर पढ़ाती थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स, और अब मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA 14 साल पढ़ाने के बाद आपने वो छोड़ा, आपने फिर आपने कुछ और आपने ज्वाइन मैं किया? सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग सब जगह पे ले रही हूँ, जितने भी सरकारी हमारे यहाँ पर बैंक्स है, मोस्टली पूरे गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होती है अक्सर? ये बेसिकली जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, इसी तरीके से काम के दौरान पे जो बिहेवियर्स होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग को हम सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें हम बोलेंगे कि टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें आती है। अच्छा, कि जो उनका जो स्ट्रेस रहता है, जैसे आपने कहा कि आपने IPS को भी आपने ट्रेन किया आपने, तो जो उनकी स्ट्रेस रहते हैं, किस तरह से लोगों से या जो जनता रहती है उनसे किस तरह से आपको ट्रीट करना है और किस तरह से अपना स्ट्रेस दूर करना है, ये चीजों को लेकर? ये चीजों को लेकर के तो पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है, उसमें फिर उनके प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है किस तरीके से, क्योंकि काम के दौरान इतना काम का प्रेशर होता है कि आजकल तो 5 साल के बच्चे को भी आप सुनोगे तो वो बोलेगा मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ जी। तो कितना मालूम है, नहीं मालूम उनको स्ट्रेस के बारे में, मगर हर कोई तनाव से पीड़ित है। बच्चों लोग कहते हैं मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, टीचर इतना होमवर्क देती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो ये रहता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स उनके लिए रहते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को आप ट्रेन करती हैं, तो कभी कोई ऐसा कुछ किसी की तरफ से कोई ऐसा सवाल आया या आपको लगे कि यार ये अधिकारी मेरे बात नहीं सुन रहे, या ऐसा कुछ? क्योंकि होता है कभी कभी अगर IAS IPS हो या बड़े बड़े डॉक्टर्स हो और उनको लगता है कि आप उनको बता रही हैं, तो कुछ ईगो क्लैशेस में कभी आपने महसूस किया कि उनको हुआ और आपके बताने समझाने के बाद शायद वो चीजें खत्म हो गई? कुछ ऐसा कभी आप फेस टू फेस कुछ आपको ऐसा लगा हो? ऐसा टचवुड एक बार भी कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यही तो परीक्षा एक मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं। एक आदमी ऐसा थोड़ा सा जैसे बहुत स्ट्रेस में शायद वो बैठे थे और वो ट्रेनिंग पे नहीं आना चाह रहे थे। अच्छा। और शायद उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम थी और उनको ट्रेनिंग पे डिपार्टमेंट से भेजा गया था। तो वो 3 दिन उनके लिए यहाँ काटना बहुत मुश्किल हो रहा था भोपाल में, तो वो बहुत स्ट्रेस में थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक आध कुछ बोला, तो कोई और होता जो कि मुझे बाकी के लोगों ने फिर फीडबैक दिया कि वो सबके साथ कर रहे हैं। मैडम बहुत सबके साथ में जो और भी ट्रेनर्स थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स भी कई बार एज अ ट्रेनर ज्वाइन करते हैं, तो उन्हीं के सीनियर रहे जो रिटायरमेंट के बाद में एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। तो वो उनके साथ बहुत बहस हुई, लेकिन सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बड़ा कूलली इस चीज से निपट लिया। मुझे लगता है शायद यही तो ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो इसी का ही प्रदर्शन करना है ना, कि आसपास जो भी चल रहा है मुझे इससे कोई प्रभावित नहीं हो रही हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि शुरुआत में आपने KG1 KG2 से आप इस एक्टिंग की आप फील्ड में जाना चाहते, लेकिन फिर बीच में आप टीचर बन गए, 14 साल आपने पढ़ाया भी, फिर एक्टिंग में कैसे फिर दोबारा आपका आना हुआ? क्या कंटिन्यू चलता रहा एक्टिंग, या बीच में आपने ब्रेक किया और फिर दोबारा उसके बाद आप जुड़ी? आप कैसा रहा आपकी एक्टिंग? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सबको बताना चाहूंगी कि कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं, मगर मैं ये बोलूंगी कि एक ड्राइवर कभी ड्राइविंग नहीं भूलता है। एक स्विमर, आपको तैरना आ गया, ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद अगर कभी नदी में डूबने लग जाओ तो आप तैरना भूल चुके हो, कैसे बचेंगे हम। कोई भी कला किसको जिसको आती है, वो हुनर और कला वो उससे कोई छीन नहीं सकता, वो उसके पास रहती है। हाँ, प्रैक्टिस और रियाज नहीं रहता है तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, बट दैट डजंट मैटर्स, वो आप वापस प्रैक्टिस के साथ में उसको कर सकते हैं। तो मेरा ब्रेक इस तरीके से आया, जैसे मेरी शादी हुई। अब शादी के बाद में ऑफ कोर्स आप पहले फैमिली को देखोगे ना भाई, एक पूरी नई फैमिली में आप गए हो, तो वहां इंप्रेशन जमाओगे आप अपनी पर्सनल हॉबी की। मुझे तो डांस का शौक है, मुझे तो एक्टिंग का शौक है, मैं तो थिएटर जाऊंगी। कुछ नहीं, मैं तो कॉलेज के बाद शादी के टाइम पे बिल्कुल अच्छी बहू जैसे होती है, वो अपनी बहू का रोल निभा रही थी। हाँ, पढ़ाई नहीं रोकी, पढ़ाई चलती रही मेरी, और टीचिंग जॉब सबको अच्छी लगती है, कौन मना करेगा भाई, घर में बहू भी अगर पढ़ाने जा रही है। तो वो मेरा इतना चलता रहा कि फिर बेटा हुआ, फिर बेटा थोड़ा सा ग्रोइंग हो रहा था, उसको देखना था। तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्रेक मुझे जो देना था, तो मुझे गिल्ट नहीं है उसका कि मैं अपनी चीजों से दूर हुई, क्योंकि वो टाइम आता है जब आपको, मैं इवन 2013 में पढ़ने के लिए US गई, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप बच्चा 6th में था मेरा, तब मैं पढ़ने के लिए गई, क्योंकि मुझे जरूरत लग रही थी उसकी, क्योंकि कुछ मुझे थोड़े से और एक्वायर करके आने चाहिए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के टॉपिक्स। तो लाइफ में ऐसी आपको आते हैं आपके करियर को लेके, आपके फैमिली को लेके, कि तब आपको अपनी जो खास चीजें होती है ना, पेंटर हो उसको पेंटिंग से दूर हो जाना पड़ सकता है, लेखक को अपनी लेखनी से, या एक एक्टर को, तो ऐसे ही मुझे भी दूर होना पड़ा। और ठीक 14-15 साल बाद मुझे फिर से मौका मिला, तो मैंने झट कैसे दोबारा फिर जुड़ना हुआ इस हाँ, वो मौका ऐसे मिला, मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो किया कि मुझे थिएटर करना है। अच्छा। तो मैं उसको बिश्ना चौहान जी क्या, फिर काफी सारे हैं हमारे यहाँ पर जिनके मैं उसको लेकर के जाती थी।
अब इतनी दूर दूर है, जब मैं उसको उसकी ड्राइवर बन के उसको लेकर के गई हूँ तो मैं वापस घर आने का तो कोई सेंस नहीं होता। तो मैं वहीं घूमती थी, कभी कभी बैठ जाती थी। अब वो तो बच्चों के प्लेस करते हैं, तो बच्चे ही बच्चे होते थे। मैं उनसे बोलती थी इसमें कोई माँ का रोल नहीं है क्या, मुझे दे दीजिए। एक साधु का रोल कोई कर रहा था, नकली दाढ़ी लगा के वो बच्चा, तो मैंने कहा मैं ही कर लूंगी वो वाला रोल, मुझे दे दीजिए। तो ऐसे करके मैं डायरेक्टर्स को कई साल पहले का जो एक्टिंग का एक शौक था, वो वापस देख के मुझे लग रहा था। और वो ऐसे ही करके बोलती है अरे तुम्हें ये नहीं, तुम्हें बड़ों वाले थिएटर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम बताते हैं। फिर ऐसे करके बात फैली और ऐसे ही करके फर्रुख शेर खान जी के साथ में फर्स्ट प्ले की मेरी शुरुआत हुई। भारत भवन में फर्स्ट प्ले हुआ और तब से चल निकला। और फिर टीवी सीरियल फिल्मों का सफर कैसा रहा आपका? पहले वो टीवी सीरियल कौन सा था और कैसे मिला उस वक्त? हाँ, आप भी जानते ही होंगे, जैसे हमारे यहाँ भोपाल में कला का क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी इसमें वो संभावनाएं हैं। तो जब भी आते हैं तो पहले थिएटर आर्टिस्ट को ऑडिशंस लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे ऑडिशन के लिए फिर मैं गई, तो रक्त था अपना, उसके लिए माइथोलॉजिकल सीरियल था। तो एक्चुअली जो बुद्ध काल का एक जो एपिसोड बन रहा था उसमें मेरा फेस शायद थोड़ा सा ट्रेडिशनल और वो पुराने जमाने की जो रहा करती थी लेडीज उस टाइप से बना था। तो अजात शत्रु की मदर का रोल मिला था, बिंबिसार की वाइफ का। तो वो मेरा फर्स्ट था। फिर उसके बाद में तो हमारे भोपाल में जितने भी आते हैं मोस्टली सब में देते हैं, कुछ हो पाता है कुछ नहीं हो पाता है। दिया और बाती में भी आपने काम किया, कई आपने क्राइम शोज भी किया आपने। तो पहला जो आपका जो कैमरे का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि थिएटर करना और कैमरे में एक्टिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो पहला जो एक्सपीरियंस था आपको कैमरे के सामने का वो कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है पहला एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। हाँ, बहुत अच्छा याद रहता है। वो ये था कि आपको रश्मि जी डायलॉग नहीं बोलना है, अच्छा, आपको फेस से एक्सप्रेशन देने हैं। अब भैया कथक डांसर थे, फेस से तो एक्सप्रेशन दे देंगे, मगर उन्होंने बोला कि बहुत लाउड भी नहीं देने हैं। अब एक थिएटर आर्टिस्ट को आप बोल रहे हैं कि लाउड नहीं, हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जनता पीछे उतनी दूर तक सब बैठी रहती है, तो हमें तो एक हाथ भी हिलाना है तो बहुत जोर से ऐसे हाथ करना है, तो और कैमरे के वहां तो इतना सा हाथ उठाना है, उतनी सी फ्रेमिंग है, वो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं देने, सॉफ्ट नेचुरल एक्सप्रेशन देने हैं। तो इतना डिफरेंस आ गया था कि धीरे धीरे फिर यूज्ड टू हुए। पहले बहुत टोका टोकी, मुझे ही नहीं सभी को, जो भोपाल में क्योंकि थिएटर्स के बहुत लोग होते थे तो सबको बहुत टोका जाता था, थोड़ा सा आप माइल्ड रखिए, थोड़ा सा आप लाउड जा रहे हैं थिएटर। फिर तो ऐसा हो गया कि जो आता था वो यही बोलता था मुंबई से, थिएटर आर्टिस्ट हो लाउड मत दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, हम सब ट्रेंड हो गए, अब हम सब इतना काम कर चुके हैं, आप मत इंस्ट्रक्शन दीजिए। अच्छा, एक तस्वीर हम देख रहे हैं आशुतोष राणा के साथ आपकी, ये आपकी अपकमिंग फिल्म की है आपकी फोटो से? जी हाँ, डरन छू करके मूवी है। अब मुझे नहीं पता कितना इसके बारे में बताना नहीं बताना है, क्योंकि ये अंडर प्रोडक्शन है अभी ये मूवी। और एक्सपीरियंस बता दीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आशुतोष राणा जी के साथ काम करना। इसमें मनोज जोशी जी भी थे और आशुतोष जी भी थे। तो हमारे यहाँ पर भोपाल में पीपल्स मॉल में इसका पूरा सेटअप लगा हुआ था काफी दिन से। तो मेरा 3 दिन का शूट हो गया, तो मेरा आशुतोष जी के साथ में ही रोल्स थे सारे। और चौथा फिर मैं मुंबई में गई थी करने के लिए। तो जब ब्रेक होता था तो मैं मनोज जोशी जी कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्होंने बोला आ जाइए यहीं बैठ जाइए। तो एक बेंच लगी हुई थी, तो उसमें मैं उनके बगल में जाके बैठ गई। अब पता नहीं टीचिंग लाइन से या क्या है, मैं एकदम से बहुत एकदम सबसे बात, कोई होता है तो बात करना, मुझे लग रहा है वो रेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। उनने बोला कि आपके गहने बड़े सुंदर हैं, ये प्रोडक्शन ने दिए। आप देख रहे होंगे मैं बड़ी शौकीन हूँ, पहन के आई हूँ। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया गहने, क्योंकि हम लोग जनरली जेवर, ज्वेलरी, ये बड़े अच्छे कान के पहने, चूड़ी पहने, ऐसे बोल देते हैं। तो गहने जो उन्होंने वर्ड यूज किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर, मैंने आशुतोष जी की हिंदी और लैंग्वेज के बारे में तो काफी सुना ही है, काफी अच्छी है, मुझे आपके बारे में तो पता ही नहीं था कि आप भी इतने अच्छे वर्ड्स और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। फिर उनसे गप्पे चालू हुई। फिर जब मुंबई गई तो आशुतोष जी, करण पटेल जो उसका मेन हीरो है उस मूवी में, इन लोगों के सबके साथ में तो बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव एंड काफी कुछ सीखने को मिला। मैं क्योंकि थोड़ी सी नर्वस हो रही थी डायलॉग्स बोलते वक्त, तो उनको थोड़ा सा वो मुझे वो कर रहे थे, आप बिल्कुल नेचुरल रहिए, नॉर्मल रहिए। तो बहुत अच्छे इंसान है। इंस्टाग्राम में आपके 1.5 लाख के तकरीबन आसपास आपके फॉलोअर्स हैं, और आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत, मुझे लगता है कि अभिनेता और अभिनेत्री से ज्यादा वो धीरे धीरे पॉपुलर होते जाते हैं। तो किस तरह की वीडियोस आपके आते हैं इंस्टाग्राम में, और किस तरह के आप इन्फ्लुएंस करती हैं आप लोगों को? आप देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग देखेंगे, शायद युवा भी देखेगा, और बहुत सभी लोग आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो मैं खुल के बताती हूँ, सीधी सी बात है, शायद मेरे 150 फॉलोअर थे अपने कोविड टाइम तक। तो कोरोना के टाइम पे अब घर बैठे बैठे क्या करें, तो आपने देखा होगा सब लोग बहुत सक्रिय हो गए थे इस पे फेसबुक पे।
तो मेरे बेटे ने बोला फेसबुक पे तो बहुत कुछ करती है, सब कुछ ठीक है मम्मी, लेकिन इंस्टाग्राम पे आओ। मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आता, ये तुम यंग बच्चों के लिए इंस्टाग्राम में इंस्टा रिएक्शन मिलता है। हाँ, लेकिन मुझे क्या डालूं उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो बोला कि नहीं, उसमें एक नीश बनानी पड़ती है। तो आपकी है, आपकी साड़ियों की आप इतना ज्यादा करती हो, ये वर्क वेयर साड़ी है, ऐसे पहनना है, इसके साथ ये। तो मैंने पहले साड़ियों का डालना चालू किया, फिर मैंने थोड़ी सी और स्टडी की, तब मेरे 10,000, 12,000, 14,000 ऐसे करके फॉलोअर्स बढ़े। तो साड़ी को देख के लेडीज काफी जुड़ रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं ये जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के, डाइनिंग एटिकेट्स, टेबल मैनर्स या कम्युनिकेशन के, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हाथ मिलाते तो वो मिलाते ही चले जाते हैं, आपको 2 सेकंड के बाद में हाथ। अच्छा, मुझे लगता है ये बड़ा गंभीर सवाल है, हाथ मिलाने वाला। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जरा उनको बताएं किस तरह से हाथ मिलाना चाहिए। तो ये क्या कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आप बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी बोल सकते हैं कि जैसे हम हैंडशेक करते हैं तो उसका हर चीज का रूल होता है। तो उसमें रहता है कि आपको ये थंब ओपन, हाथ थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, और 1 and 2 अगर आप गिनती से बोले तो इसको पंप बोलते हैं, 1 and 2 पंप्स एंड बैक। या अगर आप टाइमिंग्स के अनुसार देखें तो 1 या 2 सेकंड का होना चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं ना, पकड़े ही रहते हैं हाथ। नहीं, लेकिन ऐसा भी कहा था, अगर हाथ पकड़ के इंसान बहुत समय तक रहता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं गर्म जोशी से मिले, और मीडिया में चलता रहता है गर्म जोशी से मुलाकात हुई, हाथ पकड़ के रखे हुए कई मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़े। तो देखिए, हर चीज का एक मैसेज निकल रहा है। तो हम जब कॉर्पोरेट्स में मिलते हैं, आप जब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो जब पहली बार या किसी भी उससे, तो तब हमारा प्रोफेशनल एटिकेट में 2 सेकंड का ही होता है। बाकी सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है कि शो करना है हमको कि वी आर ओपन, हमारी देश आपका स्वागत कर रहा है और आपके लिए ओपन है। तो इस तरीके से, तो ऐसे मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाने चालू किया। अच्छा, थिएटर यहाँ भी काम आया, क्योंकि एक एक्टर और इतने टाइम से डायरेक्टर्स के अंडर में जब आप काम करते हो तो आप में भी कुछ ना कुछ गुण आ ही जाते हैं डायरेक्टर्स के। तो मैंने खुद ही स्क्रिप्टिंग चालू करी, खुद ही एक्टिंग करना, खुद ही बनाना, सेल्फी मोड पे कैमरा रख के। तो थोड़ा बहुत और टेक्निकल चीजें, एडिटिंग सीखी, और वो वीडियोस बना के मैं डालने लगी, क्योंकि आप कहीं निकल नहीं सकते। कोई सबसे पॉपुलर वीडियो जो बड़ा फेमस हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया? जो आप हैंडशेक वाला बोल रहे हैं, ये शायद 2 या 3 मिलियन से ऊपर जा चुका है इसके व्यूज। मोस्टली मेरे जितने भी डाइनिंग एटिकेट्स के सब मिलियन व्यूज के ऊपर गए, फेसबुक पे भी और कुछ इंस्टाग्राम पे भी। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि लोग पसंद करते हैं, आप मजेदार तरीके से अगर कुछ अच्छे नॉलेजेबल चीज आप शेयर करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी, क्योंकि अब रील आ गई है, और यही चीज आपको कमाई देती है। आज से 1 महीने पहले मैं नॉर्मल पोस्ट शेयर करती थी, 1 महीने में अभी आपको जितनी भी मेरी रील्स और ये सब पेड है। तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे कमाई का एक और साधन बढ़ जाएगा, मुझे रोज सामान आएंगे और मुझे उनका प्रमोशन करना है। ग्रेट। अच्छा, आप साड़ी लवर भी हैं और आप साड़ी को प्रमोट करते हैं, हैंडलूम्स को प्रमोट करते हैं आप, और ये ख्याल कैसा है? मुझे लगता है शायद आप पहले से ही आप उन चीज़ों को थी, या फिर आपने कोई एक रणनीति के तहत आपको लगा कि मुझे इसमें आगे जाना चाहिए, या फिर शुरू से आप साड़ी लवर थी, आप साड़ी पहनती थी, इसलिए आपने फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया आपने? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं बताऊंगी, एक तो क्या होता है, हम लोगों की फैमिली, जैसे हम लोग राजस्थानी बैकग्राउंड के हैं, तो जिस टाइप से फैमिली में अपने घर में सब महिलाओं को साड़ी पहनते देख के आए हैं, और वो जो साड़ी में जो मदरली फीलिंग और वो सारी चीज जो मम्मी, चाची, मौसी, बुआ को, तो एक तो वो बचपन से बड़े हुए तो हमने साड़ी पहनते हुए ही देखा है। तो जिस तरीके से वो कैरी करती थी, मेरी मदर बहुत अच्छे से साड़ी कैरी करती हैं आज भी, एक तो वो बहुत बड़ा रीजन रहा है। प्लस शादी के जस्ट बाद और मेरी पढ़ाई होते होते, मैंने बताया मैं कॉलेज में जॉब में लग गई, तो पहले दिन प्रिंसिपल ने जो मेरी ट्रेनिंग दी, उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे जो हैं ये कॉलेज में फाइनल ईयर के, और तुमने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अभी, तो तुम सिर्फ 2 साल बड़ी हो। साड़ी पहन के जब तुम सामने खड़े होके पढ़ाओगी तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा कुछ भी चीज की। तो वो उन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी, तो आज ऑलमोस्ट 24 साल हो गए मुझे टीचिंग लाइन में, कभी भी टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और तब से लेकर अच्छा, समय कम है, लेकिन एक सवाल जरूर, समय कम है, बहुत कुछ सेकंड में बताएगा। कोई ऐसी महिला जो कभी साड़ी नहीं पहनती थी और आपके इन्फ्लुएंस से होकर उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया? काफी सारी, बहुत सारे उस पे आकर के लिखते हैं, मेरी फेसबुक और उस पे आके लिखते हैं, मैम आपको देख के साड़ी पहनना चालू। मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक साड़ी ऐसा है कि बहुत कई हजारों सालों से हमारे देश में पहनी जा रही है और बहुत हमारी संस्कृति को भी ये प्रदर्शित करती है। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, साड़ी लवर, राइफल शूटर रश्मि कोलिया से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।